हाँ, तो अब हम ये देख रहे थे कि अब व्यापार के लिए बैंक एक्स के पास में शेष कितनी राशि रहेगी। तो हम रिमेनिंग अमाउंट की बात करें तो यदि 21 करोड़ रुपए रिजर्व रेशो में चले गए तो अब बैंक के पास में कितने रहेंगे, 79 करोड़ रुपए व्यापार के लिए शेष रहेंगे। अब यदि मुद्रास्फीति की स्थिति है, बाजार में यदि मुद्रा की मात्रा अधिक है तो उस मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक क्या करेगा, रिजर्व बैंक CRR और SLR की दरों में वृद्धि कर देगा। जैसे माना कि CRR को बढ़ाकर 10% कर दिया और SLR को बढ़ाकर 30% कर दिया, तो क्या होगा देखिए। अब CRR को बढ़ाकर 10 कर दिया, आप बताइए अब बैंक एक्स क्या करेगा। 100 करोड़ रुपए उसके पास में है तो उसे CRR के रूप में कितना रखना पड़ेगा, बैंक RBI के पास में 10 करोड़ रुपए, और SLR के रूप में बैंक को स्वयं के पास नकद या तरल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स के रूप में कितना रखना पड़ेगा, सिक्योरिटीज के रूप में कितना रखना पड़ेगा, 30%, मतलब कितने करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए रखने पड़ेंगे। अब देखिए कुल मिलाकर उसे आरक्षित अनुपात कितना रखना पड़ेगा, 40 करोड़ रुपए। अब 100 करोड़ रुपए उसकी सकल जमाएं हैं, 100 करोड़ सकल जमाओं में से उसे 40 करोड़ रुपए क्या रखना है, आरक्षित जमाओं के रूप में रखना है। तो बचेगा कितना, शेष रहेगा उसके पास 60 करोड़ रुपए। अब देखिए कंपेयर कीजिए, पहले इसके पास व्यापार के लिए कितने रुपए थे, शेष 79 करोड़ रुपए। वर्तमान में दोनों दरें बढ़ने के बाद में कितने व्यापार के लिए बचे उसके पास में, 60 करोड़ रुपए। इसका मतलब मार्केट में जो रुपए थे वो क्या हो गए, कम हो गए। अब बैंक कम लोन देगा, लोन देने की जो उसकी लिमिट थी वो क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन बैंक के जो मेंटेनेंस खर्चे होते हैं वो तो होते ही हैं। तो बैंक ऐसी कंडीशन में क्या करती है, अपनी बेस रेट्स जो हैं वो बढ़ा देती है। बैंक अपनी रेट्स को बढ़ा के अपने मुनाफे को मेंटेन करती है, क्योंकि बैंकों का, व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, कल्याण के साथ लाभ कमाना इनका उद्देश्य होता है। तो जैसे ही इसके पास में व्यापार के लिए राशि कम हो जाती है, इनकी मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या करेंगे, बैंक जो इनकी बेस रेट्स होती हैं उस दर को बढ़ा देंगे। तो बैंकें क्या करती हैं, बैंक अपना ब्याज दर पहले की अपेक्षा बढ़ा देगी तो उसे कम पैसे में भी पहले जितना लाभ मिल जाए। अब इसका असर बाजार पर क्या पड़ेगा देखिए, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, ब्याज की दर बढ़ेगी, तो जितने भी व्यवसायी वर्ग के लोग हैं या इंडिविजुअल लोन्स की बात करें, व्यक्तिगत यदि ऋणों की बात करें, तो ब्याज दर बढ़ने पर वो ऋण को लेना कम कर देंगे, पहले की अपेक्षा कम कर देंगे, तो लोन कम जाएंगे, नया बिजनेस शुरू नहीं होगा। जब मार्केट में लोन कम होंगे तो मार्केट में पैसा ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, मार्केट में पहले की तरह फ्लो नहीं रहेगा। तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व रेशो को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। रिजर्व बैंक क्या करेगी, इन दोनों ही रेशो, दोनों अनुपात को बढ़ा देगी, जिससे मार्केट में मुद्रास्फीति की स्थिति नियंत्रित हो जाएगी। यदि आपसे अब पूछा जाए कि अवस्थिति में क्या होगा, तो जस्ट अपोजिट आपका आंसर होगा। जब मार्केट में मंदी की स्थिति है तो रिजर्व बैंक इन अनुपातों की दरों में कमी करता है। इस कारण मार्केट में, बाजार में या अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को पुनः संचालित किया जा सके या मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जा सके। आगे देखिए, अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे। अब हमने कहा कि ब्याज की दरों में वृद्धि होगी तो नया बिजनेस शुरू नहीं होगा, नए व्यवसाय शुरू नहीं होंगे, तो रोजगार में कमी होगी, पहले से जो एम्प्लॉय लगे हुए हैं उनमें कटौती शुरू हो जाएगी, वेतन वृद्धियां नहीं होगी। अब इसके परिणाम स्वरूप
लोगों के जो खर्च हैं उनमें कमी हो जाएगी। जब देखो आय की बात करते हैं तो हम जो भी इनकम खर्च करते हैं, जिसे इकोनॉमिक्स में कहा जाता है डीपीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, खर्च योग्य व्यक्तिगत आय। एक व्यक्ति के पास में सारे टैक्सेस, सारी फीस, जुर्माने या प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद क्या बचता है जिसे वो खर्च कर सकता है, जिसे या तो वो कंज्यूम करे या वो सेव करे या दोनों में वो आनुपातिक रूप से वितरित करे। तो वह अमाउंट जिससे वह या तो कंज्यूम कर सकता है या सेव कर सकता है या दोनों अनुपातिक रूप से वो कंज्यूम भी कर सकता है और सेव भी कर सकता है, तो ऐसी जो आय होती है उसे अपन कहेंगे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, खर्च योग्य व्यक्तिगत आय। तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत आय होती है, खर्च योग्य व्यक्तिगत आय होती है, वो कम हो जाएगी क्योंकि उनकी इनकम कम हो गई है। तो इससे वस्तुओं की मांग में कमी हो जाएगी। वही बात पहले पड़ी थी, मांग में कमी होगी, स्टॉक पड़े रहेंगे, उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम होगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वापस धीरे 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 अर्थव्यवस्था में जो स्फीति थी वो धीरे धीरे अवस्फीति, मतलब अवस्फीति नहीं होगी, पुनः अर्थव्यवस्था संतुलन की तरफ अग्रसर होने लगती है। अब देखिए आगे, अब नेक्स्ट है अपना एक क्वेश्चन आया था, उस प्रश्न को देखिए आप कि जब आरबीआई एसएलआर को 50 आधार अंक कम कर देती है तो इनमें से क्या होने की संभावना रहेगी। बहुत ही सरल प्रश्न है। यदि एसएलआर को क्या करें, कम करें, 50 आधार अंक को छोड़िए, यहाँ पे एसएलआर को कम करें, तो अब इनमें से क्या सही होगा, क्या होने के चांसेस रहेंगे कि भारत में जीडीपी विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी। विकास दर से मतलब नहीं है विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लगाएंगे, नहीं, या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। देखिए, और अगला है इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में प्रबलता से कमी आएगी। अब क्वेश्चन को देखिए कि यदि एसएलआर को कम किया जाए तो क्या होगा। एसएलआर को कम करेंगे तो क्या होगा और अधिक करेंगे तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, एसएलआर को यदि कम किया जाता है तो उधार देने की क्षमता बढ़ जाती है, व्यापारिक बैंकों की उधार देने की क्षमता घट जाती है। देखिए सी ऑप्शन कि आरबीआई एसएलआर को घटा रही है तो बाजार में क्या हो रहा है, महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए तो एसएलआर को बढ़ाया जाता है जनरली। एसएलआर घटने से बैंकों के पास में नकद जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, अधिक रहेंगे। तो बैंकों के पास में उधार देने की दर, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। उधार देने की क्षमता तो बढ़ेगी लेकिन उधार देने की जो दर है वो कम होगी, मतलब उधार देने की जो ब्याज की दर है वो बैंक घटा देंगे क्योंकि उनके पास में अमाउंट अधिक है, मात्रा अधिक है, तो उधार देने की दर को कम करेंगे लेकिन उधार देने की क्षमता उनके पास में अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्लियर है, मुझे थोड़ा डाउट था लेकिन ये क्लियर है। सी ऑप्शन क्या है कि उधार देने की क्षमता तो बढ़ेगी एसएलआर के कम होने से, लेकिन उधार देने की जो ब्याज की दर है वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। आगे देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, और यदि मुद्रास्फीति है तो आरबीआई क्या करता है, सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देता है, और यदि अवस्फीति है तो यह सीआरआर और एसएलआर को घटा देता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा उपकरण क्या है। पहला हमने पढ़ा मात्रात्मक में आरक्षित अनुपात, रिजर्व रेशो। दूसरा है यहाँ पे OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं क्या है, खुले बाजार से क्या समझते हैं पहले ये देख लीजिए। रिजर्व बैंक के पास में सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय करने की प्रक्रिया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड होते हैं, उनको खरीद सकती है
और बेच सकती है, ये राइट से रिजर्व बैंक के पास में है। जिससे क्या होगा कि मनी का जो सर्कुलेशन है वो कंट्रोल किया जा सकता है। पहला कंट्रोल किससे करेंगे? CRR SLR से कर सकते हैं। दूसरा कंट्रोल किससे कर सकते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड से कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जैसे आम भाषा में अपन कहें तो ये एक कागज का टुकड़ा है, जनरली एक बॉन्ड है, एक कागज है, एक पत्र है, पेपर है, जिसे खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। जैसे बॉन्ड की बात करें, जैसे FD कराते हैं तो एक बॉन्ड आता है। आपने यदि पोस्ट ऑफिस में कोई एक NSCs होती है, वो एक बॉन्ड है अपने आप में। तो इस शर्त पर कि मैं आपको एक निश्चित ब्याज दर के साथ पैसे लौटाकर आपका कागज का टुकड़ा वापस ले लूँगा। NSCs देखी होगी आपने, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र पोस्ट ऑफिस जारी करता है। इसी प्रकार से FD, KVP किसान विकास पत्र हैं। तो ये सारे जो है वो एक तरीके से बॉन्ड है, एक फाउंडेशन है बैंक और ग्राहक के बीच में, कि उस पर लिखा होगा कि इतने वर्ष के लिए इतने प्रतिशत ब्याज पर ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं, इतने वर्ष के पश्चात इतना रुपया इनको दिया जाएगा और वो पत्र मैं वापस ले लूँगा। कौन लेगा वापस? वो बैंक ले लेगी। तो अभी तक हमने देखा कि मुद्रास्फीति के समय RBI ऐसी नीति अपनाती है जिसमें बाजार से पैसे क्या हो जाए, रुपए की मात्रा कम हो जाए, मार्केट में मुद्रा की मात्रा को कम करने का प्रयास करती है जब भी मुद्रास्फीति होती है। तो मुद्रास्फीति के समय रिजर्व बैंक क्या करेगी? देखो इंटरेस्टिंग, मुद्रास्फीति के समय सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगी या बेचेगी। अब देखो बॉन्ड किसके पास में है? बैंक के पास में। यदि बैंक किसको बेचेगी? ग्राहकों को बेचेगी, मतलब आम जनता में बेचेगी। तो ग्राहक यदि वो बॉन्ड खरीदते हैं तो माना कि वो बॉन्ड था 5,000 रुपये का, ग्राहक के पास में या आम जनता के पास जो 5,000 रुपये थे, वो 5,000 रुपये में उसने क्या किया? बॉन्ड खरीद लिया। अब उसके जो 5,000 रुपये थे वो किसके पास चले गए? बैंक के पास चले गए। इससे क्या हुआ? ग्राहक के पास में जो खर्च योग्य आय थी वो कम हो गई या न के बराबर हो गई, उसने बॉन्ड ले लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि मार्केट में जो पैसा था, मार्केट में जो मुद्रा थी, वो मुद्रा धीरे धीरे कहाँ चलने लगती है? सरकार के पास, बैंकों के पास मूव होने लगती है। तो हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति में सरकारी प्रतिभूतियों को क्या करेंगे? तो उस समय सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेंगे। कौन बेचेगा? रिजर्व बैंक अपने पास से किसको? बैंक को बेचेगी, इस शर्त पर कि मैं आपको एक निश्चित ब्याज के साथ पैसे प्रतिभूतियों को वापस लेकर दूंगी। गवर्नमेंट के जो बॉन्ड है उसकी बात हो रही है। जनरली मैंने आपको बता भी दिया कि जैसे जनता के पास में 5,000 रुपये हैं, उसने NSC में हमने 8% ब्याज की जगह पे 10% दे दिया, तो लोग इससे क्या होंगे? आकर्षित होकर बॉन्ड खरीद लेंगे, तो वो पैसा बैंक के पास में चला गया। तो ठीक इसी प्रकार से रिजर्व बैंक क्या करेगी? बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां जारी करके मार्केट में पैसे को कंट्रोल कर सकती है। ठीक विपरीत यदि मुद्रास्फीति है तो क्या होगा? मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकारी प्रतिभूतियों को बैंक वापस क्या करने लगती है? खरीदने लगती है। क्योंकि मार्केट में यदि पैसा कम है तो बैंक क्या करेगी? उन बॉन्ड को खरीदेगी और ब्याज सहित रुपए वापस बॉन्ड के जो खरीदार थे उनको पे करेगी। इससे मार्केट में वापस संतुलन आने के चांस रहेंगे। आगे देखिए इसका परिणाम। अब मुद्रास्फीति और अवस्थिति जो भी हमने देखा उसके रिजल्ट्स पढ़ें। उससे पहले हमने देखा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या हुआ कि यदि जो बॉन्ड्स थे उनको हमने क्या किया? बेचा। तो बैंक एक्स है वो अपनी ब्याज की दर है वो बढ़ा देगी। क्यों बढ़ाएगी? पैसा कम हो गया उसके पास में, बॉन्ड ले लिए तो वापस वही बात आ गई। रेट्स जैसे बढ़ी, लोग लोन लेना कम कर देंगे, नया बिजनेस शुरू नहीं होगा,
कर्मचारियों की छटनी शुरू हो जाएगी, उनकी इनकम कम हो जाएगी, उनकी मांग कम हो जाएगी। मांग कम होने से वापस वही जो स्थिति थी वो धीरे धीरे वापस संतुलन की स्थिति को प्राप्त होती है। आगे ये क्लियर हो गया कि मुद्रास्फीति है तो महंगी मौद्रिक नीति अपनाई जाएगी, और मुद्रा अस्फीति है तो उसे संतुलित करने के लिए सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाएगी। अब महंगी मौद्रिक नीति का मतलब सारी दरों का बढ़ना और मुद्रा की मात्रा को कम करने का प्रयास करना, वो है महंगी मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति क्या है कि सभी दरों को कम करना और मुद्रा की मात्रा को वापस फ्लो किस तरफ करना, मार्केट की तरफ करना, ताकि मुद्रा अस्फीति को कंट्रोल किया जा सके। एक क्वेश्चन देखिए कि भारतीय बाजार में खुले बाजार की क्रियाएं, जिसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, किसे निर्दिष्ट करता है, किसे दर्शाता है? अनुसूचित बैंकों के द्वारा आरबीआई से लोन लेना? नहीं। दूसरा है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा उद्योग या व्यापार के लिए ऋण देना? तो नहीं। हमने कहा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। क्रय कब करेगी और विक्रय कब करेगी? क्लियर है। मुद्रास्फीति है तो विक्रय, और मुद्रा अस्फीति है तो क्रय। सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, और तीसरा जो मात्रात्मक उपाय पढ़ेंगे अपन, वो अपना है पॉलिसी रेट। नीतिगत उपाय क्या है? पॉलिसी रेट्स पढ़ेंगे। अब रेपो रेट को वैसे नीतिगत दर कहते हैं अपन। दो प्रकार की रेट्स को पढ़ेंगे, रेपो और रिवर्स रेपो। दो प्रकार की रेट्स हैं। पहले अपन देखते हैं कि रेपो रेट क्या है। पहले है बैंक रेट। देखो, रेपो दर क्या है, बैंक दर क्या है, दोनों समझ लीजिए। यदि व्यापारिक बैंकें अल्पकाल हेतु केंद्रीय बैंक से जिस दर पर ऋण लेती है उसे रेपो दर कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जिस दर पर व्यापारिक बैंकें अल्पकाल हेतु केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है उसे रेपो दर कहते हैं, जबकि जिस दर पर व्यापारिक बैंकें केंद्रीय बैंक से दीर्घकाल हेतु ऋण लेती है उसे बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर का संबंध दीर्घावधि से होता है और रेपो दर का संबंध अल्पकाल से होता है। देखिएगा, अब बैंक रेट वह ब्याज दर जिस पर बैंक आरबीआई से दीर्घ अवधि के लिए ऋण लेते हैं। क्लियर है, अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। इस तरह के ऋण के लिए बैंकों को कुछ भी सिक्योरिटी के रूप में रिजर्व बैंक के पास में गिरवी नहीं रखना पड़ता है। बैंक दर पे यदि कोई लोन लिया जाता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए कोई ऋण लिया जाता है तो उसके बदले कोई गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। आरबीआई बैंक रेट की मदद से आरबीआई महंगाई को कंट्रोल कैसे करता है, बैंक रेट से कंट्रोल कैसे करता है? तो देखिए, इजी है। बैंक रेट पे लोन किसको मिल रहा है? व्यापारिक बैंकों को। यदि उसने बैंक रेट को बढ़ा दिया तो व्यापारिक बैंकें क्या करेगी? लोन महंगा होगा तो वो लोन कम लेगी। जब लोन कम लेगी तो होगा क्या? उसके पास मात्रा कम होगी रुपए की। जब रुपए की मात्रा कम होगी तो आगे की स्टोरी तो अपन जानते ही हैं। आगे मुद्रा की मात्रा कम है तो फिर वो भी अपनी दर को बढ़ा देगी, तो उसको लाभ कमाना है। तो इससे आम जनता लोन कम कर देगी। आम जनता लोन कम करेगी, इसका मीनिंग ये हुआ कि उनकी जो खर्च योग्य आय है वो कम हो जाएगी, तो उनकी मांग कम हो जाएगी, तो उत्पादन कम हो जाएगा, बेरोजगारी हो सकती है, नए व्यवसाय नहीं खुलेंगे। ये सारी चीज़ें, वही साइकिल वापस शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से मुद्रास्फीति पे कंट्रोल किया जा सकता है। क्या बढ़ा के? बैंक दर को बढ़ाकर। ठीक विपरीत, यदि बैंक दर को घटा दिया जाए तो व्यापारिक बैंकों के लिए लोन क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे।
तो उनके पास में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उधारी की दर को घटा देंगे। अब उधारी की दर को घटाएंगे तो उधार ज़्यादा देने लग जाएंगे, लोन अधिक देंगे, लोगों के पास में पैसा बढ़ जाएगा, लोग अपनी मांग को बढ़ा देंगे, मांग बढ़ाएंगे तो सप्लाई के लिए प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगा, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, तो ये सारा साइकिल धीरे धीरे वापस शुरू हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अपने को विचार करना है। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू, इनमें से कौन सा मौद्रिक नीति का घटक है? नंबर 1 बैंक दर है घटक इसका। नंबर 2 ओपन मार्केट ऑपरेशन इसका घटक है। तीसरा देखिए लोक ऋण, क्या लोक ऋण है या नहीं? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? बैंक रेट को पढ़ा, ओपन मार्केट ऑपरेशन को पढ़ा, तो नंबर 1 और 2 तो सही है। तीसरा पब्लिक डेट, लोक ऋण और लोक राजस्व, ये दोनों ही किसके हिस्से हैं? राजकोषीय नीति के हिस्से हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं आते हैं। तो कौन सा सही होगा? 1 व 2, ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, एक और क्वेश्चन, यदि बैंक दर में वृद्धि सामान्यतया इस बात का संकेत है, यदि बैंक रेट में बढ़ोतरी होती है तो क्या होगा? अभी अपन ने चर्चा की थी कि बैंक दर बढ़ेगी तो क्या होगा। अब बैंक दर का बढ़ना मतलब क्या ब्याज की बाजार दर के गिरने की संभावना? नहीं। यदि बैंक दर में वृद्धि होती है तो बाजार की ब्याज दर में वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। दूसरा, क्या केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कर नहीं दे रही है, मतलब ऋण नहीं दे रही है? ऐसी बात भी नहीं है। तीसरी बात, केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रही है? तो नहीं। यदि बैंक दर बढ़ती है इसका मतलब यह है कि वो महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रही है, तो बैंक दर के बढ़ने को अपन कहेंगे महंगी मौद्रिक नीति। दरें बढ़ती हैं तो महंगी मौद्रिक नीति, दरें घटती है तो सस्ती मौद्रिक नीति। ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखिएगा, अगली रेट्स आती है अपनी LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़, तरलता समायोजन सुविधाएं क्या हैं? 2000 में, सन 2000 में रिजर्व बैंक ने इसकी शुरुआत करी थी। इसमें 3 रेट्स आती है। 3 रेटें कौन कौन सी है? रेपो, रिवर्स रेपो और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। 3 प्रकार की रेटें आएगी। रेपो दर के बारे में मैंने बताया था आपको आगे कि बैंक दर क्या है, कि जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण देता है उसे बैंक दर कहते हैं। जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है उसे अपन रेपो दर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि RBI के ग्राहक कौन है, कौन से ग्राहकों को ये रेपो दर पे ऋण देता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी बैंक और NBFCs की बात करी थी अपन ने। NBFCs, ये NBFI लिखा है, वही NBFCs हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या इंस्टीट्यूशंस इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखिएगा, रेपो रेट। देखिए कि यदि बैंक को रिजर्व बैंक से कितने करोड़ का लोन लेना है? 100 करोड़ रुपए का लोन लेना। आप कॉपी पेन लेके बैठें, थोड़ा एक्सरसाइज भी करते रहिएगा। रेपो रेट है, इसका मतलब लोन किस टाइप का है? शॉर्ट टर्म का है, लघु अवधि के ऋण है। तो बैंक X क्या करेगी? रिजर्व बैंक के पास जाएगी, 100 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियाँ किसको देगी? रिजर्व बैंक को देगी, क्योंकि गिरवी रखना पड़ता है। बैंक रेट में कोई गिरवी नहीं रखना पड़ता है, दीर्घकाल के लिए कोई गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लघु अवधि के लिए, अल्प अवधि के लिए गिरवी रखना आवश्यक है। फिर 100 करोड़ रुपए का वो लोन लेती है। लेकिन इस लेन देन में शर्त क्या है
कि बैंक एक्स को अपनी वही प्रतिभूति आरबीआई से 14 दिन के अंदर, माना कि ये 14 दिन की अवधि की बात करें, तो 14 दिन के अंदर वापस कोई रेट्स है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि 106 करोड़ रुपए वापस ले लेना होगा। अब देखिए आगे मैंने अभी चर्चा करी थी, आपको ध्यान होगा कि अभी वर्तमान में अपनी रेपो दर कितनी है, तो वर्तमान में अपनी रेपो दर है 4.4%। अब 4.4% है, इसका मतलब यहाँ पे 106 लिखा हुआ है क्योंकि 6% रेपो दर है। माना कि ये 4% होती तो 104 होता, 5% होती तो ये 105 होता। तो ये उस दर पे डिपेंड करता है जो रिजर्व बैंक के द्वारा हर 2 महीने में चेंज होती रहती है। एक और शर्त कि सरकारी प्रतिभूतियां बैंक के एसएलआर कोटे का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। एसएलआर तो उसको रखना ही रखना है, वहाँ से सिक्योरिटीज़ को उठा के वो नहीं दे सकती है। जैसे एसएलआर कितना है 18%, तो 100 करोड़ में से वो 18 करोड़ की जो सिक्योरिटीज़ रखी हुई है उसमें से वो सिक्योरिटी आरबीआई को नहीं दे सकती है। वो तो उसके पास में रिजर्व रखनी है, वो मैंडेटरी है। उसमें से एक भी रुपए की सिक्योरिटी वो आरबीआई को नहीं दे सकती। आगे देखिएगा एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ क्या है। अब इसमें क्या होगा कि इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक अपनी तरलता की आवश्यकताओं के लिए, ये भी लघु अवधि के लिए, अति अल्प काल के लिए कह सकते हैं इसको, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है। किससे? रिजर्व बैंक से। 3 रेट्स हो गई, बैंक रेट, रेपो रेट और एमएसएफ। बैंक रेट दीर्घ अवधि, रेपो रेट लघु अवधि और एमएसएफ इससे भी कम अवधि। तीनों ही लोन किससे लिए जा रहे हैं? रिजर्व बैंक से। कौन ले रहा है? उसके ग्राहक। कौन ग्राहक? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी व्यापारिक बैंकें और एनबीएफसीज। अब यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है सबके लिए। ये किसको मिल रहा है? वाणिज्यिक बैंकों को। तो एमएसएफ सुविधा के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक अपनी तरलता की आवश्यकता के लिए किससे लोन लेगा? अल्प अवधि के लिए आरबीआई से लोन लेता है। इस ऋण को लेने के लिए क्या करना है? यहाँ भी गिरवी रखना है। क्या गिरवी रखना है? सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो रिजर्व बैंक के पास में गिरवी रखनी पड़ेगी। यहाँ बैंक अपने एसएलआर कोटे के जो जितनी गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज़ है उसको भी चाहे तो रख सकती, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट टर्म है, ये ओवरनाइट लोन्स कह सकते हैं इसको। इसके लिए वो चाहे तो एसएलआर कोटे से भी निकाल के रख सकती हैं। एमएसएफ हमेशा रेपो दर से अधिक होता है। देखिए यहाँ पे कि जो एमएसएफ है वो किससे अधिक होगा? रेपो दर से अधिक होगा। जैसे रेपो दर वर्तमान में 4.4% है, तो एमएसएफ वर्तमान में 4.65% है। ये लगभग बैंक रेट के बराबर होता है। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन और एमएसएफ का है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और एनडीटीएल पदबंध कभी कभी समाचार में आते हैं, इनका प्रयोग किसके संदर्भ में करते हैं? तो सिंपल सी बात है, ये बैंकिंग वर्क से रिलेटेड है, बैंक कार्यों से संबंधित हैं। नेक्स्ट, अब दोनों में थोड़ा अपन फर्क देख लेते हैं कि रेपो रेट और एमएसएफ। वह ब्याज दर, रिवर्स रेपो रेट को भी थोड़ा देख लेते हैं अपन। रेपो रेट तो देख ही लिए, बैंक दर समझ में आ गई आपको कि आरबीआई किसको लोन देता है? ग्राहकों को। कितने समय के लिए? तो आपने को याद रखना है दीर्घ समय, दीर्घ अवधि के लिए। फिर दूसरी बात आती है रेपो दर। कौन लोन देगा? आरबीआई देगा, कमर्शियल बैंकों को देगा। समय अल्प मतलब कम समय के लिए। तीसरा हो जाएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कौन देगा? आरबीआई देगा। किसको देगा? कमर्शियल बैंकों को देगा। कितने समय के लिए? तो ये अति अल्पकाल के लिए। क्लियर? अब इनसे जस्ट अपोजिट देखते हैं अपन रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में जस्ट उल्टा है कि जिस दर पर आरबीआई अपने ग्राहकों से ऋण लेती है, कभी कभी आरबीआई को ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने ग्राहकों से भी पैसा ले सकती है। तो अब कॉमन सेंस है
देखिए कि रेपो दर ज़्यादा होगी या रिवर्स रेपो दर ज़्यादा होगी। आरबीआई देखो, आरबीआई यदि अपने ग्राहकों को लोन देता है तो उसकी रेट अधिक होती है, लेकिन आरबीआई अपने ग्राहकों से ऋण लेगा तो वो सस्ते में लेगा। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.75% है। अब देखिए कि रेपो रेट और एमएसएफ में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, उसको देख लेते हैं। कि आरबीआई रेपो रेट में देखिए कि आरबीआई के सभी ग्राहक ऋण ले सकते हैं, लेकिन एमएसएफ में सिर्फ किसको मिलेगा, वाणिज्यिक बैंकों को लोन मिलेगा। रेपो रेट न्यूनतम 5 करोड़, एमएसएफ न्यूनतम 1 करोड़। रेपो रेट में एसएलआर की प्रतिभूतियों को गिरवी नहीं रख सकते हैं, जबकि एमएसएफ के लिए एसएलआर की प्रतिभूतियों को गिरवी रख सकते हैं। रेपो रेट में ऋण लेने की अधिकतम कोई सीमा नहीं है, लेकिन एमएसएफ में अपनी एनडीटीएल का 0.75%, मतलब जनरली ये डिपेंड करता है रिजर्व बैंक पे, इस डेटा को चेंज किया जाता है बार बार। अगला एमएसएफ जो है वो रेपो रेट से अधिक होती है। ये जो परसेंटेज है वो फिलहाल वर्तमान के परिदृश्य में देखें तो ये 1% जो प्लस लिखा हुआ है रेपो रेट का वो फिलहाल नहीं है, लेकिन पहले फिक्स था कि रेपो रेट से प्लस 1% एमएसएफ ज़्यादा होता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो फ़र्क है वो 0.25 के आसपास है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो दर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सिंपली अपन एक चार्ट में देख लेते हैं। मुद्रास्फीति है तो क्या किया जाएगा, एसएलआर और सीआरआर को बढ़ाया जाएगा, और मुद्रास्फीति है तो घटाया जाएगा। खुले बाजार की क्रिया में क्या करेंगे, यदि मुद्रास्फीति है तो हम बेचेंगे और मुद्रास्फीति है तो हम खरीदेंगे। पॉलिसी रेट्स में क्या करेंगे, पॉलिसी रेट्स जो है उसको हम बैंक रेट है जैसे, उसको स्फीति है तो बढ़ा देंगे और अवस्थिति है तो घटा देंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक मौद्रिक नीति का था, और मौद्रिक नीति के अंदर भी अपन ने सिर्फ एक टूल की चर्चा की है, वो टूल्स है आपका मात्रात्मक उपकरण, क्वांटिटेटिव टूल्स। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर करें। वेरी वेरी थैंक्स।